This call is now being recorded. Yes. ठीक है बेटा, तो जीओसी, वैसे तो जीओसी अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर आप उसको नीट के लिए करोगे तो कम से कम 14 to 15 लेक्चर्स उसमें जाएंगे। बट मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि आप लोगों ने स्कूल में कुछ तो पढ़ा होगा, क्योंकि पेपर देने वाले हो आप लोग। क्योंकि देखो, करना तो पड़ेगा, क्योंकि जीओसी एक बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को इसमें मैं बता देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मतलब आने ही चाहिए, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। एक तो आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर आना पड़ेगा। ठीक है, आयुपेक नोमेनक्लेचर। अभी आयुपेक नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? आप लोगों के जो एनसीईआरटी में रूल्स लिखे हुए हैं, वैसे तो जनरली मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि जीओसी के लिए एनसीईआरटी को पढ़ो, बट क्योंकि स्कूल का एग्जाम है तो उसके लिए तुम जा सकते हो। आयुपेक नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं और जो रूल्स के साथ उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो तुम्हें अच्छे से रेडी करने हैं, प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है। उसके अलावा, गुड इवनिंग एवरीवन, उसके अलावा 3 कॉन्सेप्ट्स और हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, और एक आपका रेजोनेंस। फिर रेजोनेंस पढ़ने के बाद आप लोग उसमें मीजोमेरिक इफेक्ट भी पढ़ते हो। ठीक है, क्योंकि अगर ये तीनों चीजें आप लोगों ने नहीं पढ़ी ना, तो आप लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पूछी जाएगी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछी जाएगी। तो अगर आप लोगों को ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो ही आप लोग ये इनके इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको तुम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये तो बेसिक है आयोपेक नेमिंग, और जो ये 3 इफेक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस वाले, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा ये तो हो गया मेन जीओसी का पार्ट। उसके अलावा अगर तुम नोटिस करोगे तो तुम्हारे एनसीईआरटी में ही कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दिए हुए हैं, जेलडाल मेथड, ड्यूमास मेथड। वो मैं नहीं करवा रही हूँ, वो अगर तुम लोगों को आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को नहीं आते हैं तो आप लोग एक काम करेंगे, जो सिर्फ एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, उनसे रिलेटेड सिर्फ वही पेपर में करके चले जाएंगे। क्योंकि वही एग्जाम, मतलब जो तुम्हारे स्कूल वाले टीचर्स जो भी हैं, मतलब लाइक जो भी तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में आएगा, तो वो उसी में से ही फ्रेम करते हैं जनरली क्वेश्चन, अगर आना हुआ होता है तो। ठीक है, तो जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जो भी अपने स्कूल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी बच्चा एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाएगा, क्योंकि 80% पेपर जो है केमिस्ट्री का वहीं से सेट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगी। मैंने ना कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं, इसको इस क्लास को एक इस तरीके से लीजिएगा कि मैम क्वेश्चंस करा रही है, हमें क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना है कि मैम क्या करा रही है हमें। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल वहां से टॉपिक्स ले रही हूँ जहां से आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो पहला सिंपल टाइप का क्वेश्चन यही बनता है कि एग्जामिनर तुमसे पूछेगा कि बेटा कुछ मॉलिक्यूल्स तुम्हें दे देगा, अब वो उसकी मर्जी है, एमसीक्यू बेस्ड पूछे, जैसे उसको पूछना है पूछे, वो ये वाला टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको कुछ कंपाउंड दे देंगे और बोलेंगे इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, वो आपको बताने हैं। तो क्या तुम इनमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बता सकते हो? सारे बच्चे अपनी नोटबुक में सॉल्व करो। आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रक्चर को ओपन कर लेना है इस तरीके से। बी वाले को भी कर लो। क्योंकि जब तक आप बेटा स्ट्रक्चर को ओपन करके नहीं लिखोगे, आप लोग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड करेक्ट एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, गलती कर दोगे। तो सबसे पहले आपको यही काम करना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पूरे स्ट्रक्चर को ओपन करना है। चलो, अब ये तुम्हारा काम है, सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करो कि कितने होंगे। करो। ओके, नगेश ने कर लिए अकाउंट। 10 सिग्मा बॉन्ड है,
3 पाई बॉन्ड्स। 3 पाई बॉन्ड, हाँ पाई बॉन्ड तो सिंपल है देखना, ठीक है, 3 तो पाई बॉन्ड ही होंगे और नीचे वाले में 2 पाई बॉन्ड होंगे। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1, यहाँ पे 2, 1 2 3 लिख रही हूँ, राइट? 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 क्या होंगे तुम्हारे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। यही सिंपल क्वेश्चन, ये मैं नीट के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स के लिए। नीट में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा लेकिन इस इजी नहीं पूछेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हो गए आप लोगों के? 9 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग, आसान था। उसके बाद जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कोई भी उनका मन हो कंपाउंड दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा। इस तरीके का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, कि हर कंपाउंड में प्रेजेंट कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये तुम्हें बताना है। तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इसको करो सारे बच्चे। ए को कैसे लिखोगे? CH3Cl है। बी को क्या लिखोगे? बी क्या है? आपको स्ट्रक्चर ओपन करके आना चाहिए लिखना, वरना तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। सी क्या है? CH3CN एसीटोनाइट्राइल। डी क्या है? अमाइड है। ई क्या है? क्या इस तरीके से तुम बना पाओगे? बताओ। हाँ जी, हैंड रेज करो। हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगी, प्लीज रेज योर हैंड। अरे 2 बच्चों ने हैंड रेज किया भाई, क्या चल रहा है ये? आकाश कंपेनियन मोड ऑफ कर बेटा। नगेश, रागिनी, शौर्य, वंशिका, अजय। रागिनी आप बताओ। मैम sp3। कार्बन की चेक करनी है ना, कैसे चेक करते हो बेटा हाइब्रिडाइजेशन? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करने हैं। अब क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर तो है नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। इसको ओपन करके लिख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे इसके आसपास, तो कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। बी वाले में क्या होगा? ये वाला कार्बन बोलो। sp3। ये भी sp3, और बीच वाला क्या होगा? 1 2 3, याद करो हाइड्रोजन में पाई बॉन्ड नहीं कंसिडर कर रहे हो आप, तो ये हो जाएगा sp2। एसीटोन है ये कॉमन नेम, और प्रोपेनोन इसका आयुपेक नेम। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन sp3 और ये वाला कार्बन sp, क्योंकि देखो 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है? डी वाला देखो, ये वाला कार्बन क्या होगा? sp2। sp2 ओके, ई वाले में देखो CH3 वाला कार्बन sp3, ये वाला कार्बन बताओ CH वाला sp2, ये भी sp2 और ये sp, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं MCQ में, बिल्कुल चांसेस है ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछेगा, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत ही है, इस टाइप के क्वेश्चन भी तुमसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें से देखो क्या बोल रहा है वो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको इसका कंडेंस फॉर्मूला भी लिखना है और बॉन्ड लाइन में। आपको एक चीज बताओ, ऐसे टाइप का क्वेश्चन ना जेई में आया था, जेई 2024 की शिफ्ट में आया था, उन्होंने कुछ ऐसे कंपाउंड दिया था और पूछा था बॉन्ड लाइन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आपको कंडेंस फॉर्मूले की तरह लिखना, मतलब कंडेंस फॉर्मूला क्या लिखना है, जो ये ओपन करके लिखा हुआ है बेसिकली उसको कंडेंस करके लिखना है। और
इनके बॉन्ड लाइन फॉर्मूले भी लिखने हैं। बॉन्ड लाइन में क्या होगा, आप कार्बन को और हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे, उसके अलावा दिखाएंगे सबको, ठीक है। तो कंडेंस फॉर्मूला क्या लिखूंगी मैं, ए का देखना एक बार, तुम लिखो पहले तो फिर मैं लिखूंगी। कंडेंस फॉर्मूले को कैसे लिखोगे, OH तो लिखे रहोगे, CH2 कितने हैं बेटा, बेटा 3, ऐसे लिखोगे। Yes, ma'am. CH CH3 CH CH3 CH CH3 और CH3, ठीक है क्या। यस मैम। क्योंकि अगर मैं बेटा इसको ओपन करके लिखूं, ये तो कंडेंस फॉर्म है, अगर मैं इसको मान लो ओपन करके लिखूं तो ऐसे ही तो लिखोगे ना, OH, ध्यान से देखो, CH2 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 C, कार्बन पे एक H और CH3 है, फिर कार्बन पे एक H और 2 CH3 है, देखो। यस मैम। तो इसी तरीके से आप लिखेंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं मेरा बेटा। अगर मान लो मेरे को इसको बॉन्ड लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखूंगी, आपको क्या करना है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाना है मेरा बेटा, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, पहले तो चेक करो कितने कार्बन एटम है, 1 2, इसमें देखो 1 2 3 4 4, और 4 के ऊपर ये लगा हुआ है मीथाइल। एक काम करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आसानी हो हमारे लिए। CH2 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 C CH3 H, और यहाँ पे एक कार्बन पे H और 2 ये लगे हुए हैं। अब लिख लोगे आराम से। हमेशा ना बहुत बढ़िया तरीका रहता है, जब भी आपको बॉन्ड लाइन लिखा मिले ना तो इस तरीके से लिख लिया करो, गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, ठीक है। तो 6 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 बना लिया, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। अब 1 पे क्या लगा हुआ है, OH, मैंने भी लगा दिया, देखो। एक सेकेंड, इसको ऐसे दिखाओ, ये, ठीक है। देखो इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक OH है, लग गया, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। यस मैम। फिर 2 वाला, 2 पे देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 3 पे भी 2 हाइड्रोजन, और 4th पे देखो 1 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। मिथाइल को हम ऐसे दिखाते हैं, मिथाइल को हम ऐसे दिखाते हैं मेरा बेटा, इसका मतलब क्या होता है, मिथाइल CH3, ठीक है। उसके बाद 5th पे देखो एक और मिथाइल है, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, हो जाएगा। यस मैम। सबका यही बना है, किसी का सेम ये बना है, अगर किसी का कुछ और बना है तो बताओ भाई मेरे को, बताओ, ठीक है। बी वाले में कैसे बनाओगे, बी वाले में बॉन्ड लाइन कैसे बनाओगे, देखो बॉन्ड लाइन कैसे बनाओगे, कार्बन है, ठीक है, कार्बन पे OH लगा हुआ है और CN और CN, यही बनाओगे, देखो। यस मैम। और इसका कंडेंस ऐसे बना दोगे, देखो। कोई बात नहीं, आयरन इट्स ओके बेटा, कर पाओगे, ठीक है। Yes, चलो ma'am. Yes, ma'am. चलो आगे चलते हैं मेरा बेटा। नेक्स्ट, अब देखो आयुपेक नेमिंग के ना जितने भी, मैंने फिर बोल रही हूँ, अगर आयुपेक नेमिंग किसी को नहीं आती है तो आप एनसीईआरटी के रूल्स जरूर पढ़ेंगे, आपको अच्छा खासा आइडिया लगेगा, समझ में भी आएंगी चीजें वो क्या दे रखी हैं। मैंने जितने क्वेश्चंस लिए हैं उस हिसाब से मैं जो जो रूल्स अपने सामने आएंगे मैं वो आप लोगों को समझाते हुए चलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में, और अपने आप को देखो भी सही, क्या तुम्हें ये आते भी है कि नहीं आते। नहीं आते तो पहले तो ये पूछो पढ़ा क्या फिर पूरे साल, ठीक है।
और नहीं आते तो सीख लो फिर जितना मैं बता रही हूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर नहीं कर सकते, बट यस जितना मैं समझा रही हूँ उतना समझ लो, काम आएगा तुम लोगों के। आपको ना स्ट्रक्चर और कुछ आयुपेक नेम्स दिए हुए हैं मेरा बेटा, वो बोल रहे हैं कि आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो ब्रैकेट में आपको नेम दिए हुए हैं वो सही क्यों नहीं है। समझे क्या बोल गई मैं? जो ब्रैकेट में नाम दिए हुए हैं वो सही नहीं है। तो हमें पता है, अगर मान लो मैं इसको अलग से लिख लूं या यहीं पे अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। अगर तुम नोटिस करोगे, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो मेरी यही वाली है, क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग कैसे करोगे? अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो मेरा लोकेंट है, लोकेंट बोले तो सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है सेकंड नंबर पे। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी, देखो इधर, और Yes, अगर ma'am. मैं यहाँ से राइट हैंड साइड से नंबरिंग करूंगी तो मेरे को यहाँ पे 3 नंबर मिल रहा है। देखो मैं दूसरी वाली नंबरिंग भी कर देती हूँ, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, क्योंकि जो लोकेंट वाला ये मैंने बोल रही हूँ ना सब्स्टिट्यूएंट वाला, वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आधे से ज्यादा नीट के क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर जो मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया रेड से, तो देखो सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सी नंबरिंग मिल रही है, 2 5 और 6, और जबकि यहाँ कौन सी मिल रही है, देखो 2 3 और 7, देख रहे हो? तो 2 2 तो कॉमन है, देख पा रहे हो इधर देखो, एक सेकेंड, 2 नहीं 3, आई एम सो सॉरी, Yes, ma'am. 3 Yes. 4 3 4 7 3 4 7। तो बेटा अगर एक भी नंबर यहाँ पे देखो, एक भी नंबर बड़ा आ गया ना, जो अपन ने पहले लिखा है, यहाँ पे देखो 2 है, सबसे छोटा 2 है, जबकि यहाँ पे नहीं है, तो आपका जो नंबरिंग वाला ऑर्डर होगा कौन सा करेक्ट होगा? 2 5 6 वाला। डजंट मैटर कि उसमें 5 और 6 है, हमारे लिए मैटर क्या करता है, सबसे छोटा नंबर इसमें है जो मैंने रेड से सिलेक्ट किया। तो दैट इज वाई इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा? 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। पहले आप क्या लिखते हो? सब्स्टिट्यूएंट को ही लिखते हो, पता है ना आप लोगों को, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. उसके बाद क्या लिखते हो? प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है? वर्ड रूट। फिर तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स, और फिर सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है? तुम्हारे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है? अगर मान लो कोई साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड्स है, वो आते हैं। वर्ड रूट में कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। प्राइमरी सफिक्स में आता है सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है? जो आपके फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड होता है तो अल आता है, कीटोन होता है तो ओन आता है, एसिड होता है तो ओइक एसिड आता है ना, ये लगता है। बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट है और वर्ड रूट है और प्राइमरी सफिक्स है, तो दैट इज वाई जो इसका नाम हो जाएगा 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन हो जाएगा। ये नहीं होगा। समझ में आया कि 3 4 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने किसके अकॉर्डिंग चले? हम लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग चले। जहां पे मेरे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा था, मैंने वहां से नंबरिंग करना चालू करी। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट में कौन होगा लॉन्गेस्ट चेन? देखो यही वाली होगी। Yes, ma'am. अगर अब मैं नंबरिंग करना चालू करूं, इधर देखो, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मैं तुम्हें रूल्स भी कवर करवा रही हूँ कुछ कुछ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने दूसरी साइड से नंबरिंग करी तो पर्पल से कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो जो मैंने पर्पल से किया है तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट 3 पे और किस पे आ रहा है मेरा बेटा? 5 पे आ रहा है। और जो मैंने ब्लू से करी है उसमें किस पे आ रहा है? जल्दी बताओ। आपके 3 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है। अब हो गया लोचा, अब हो गया लोचा। तो जब तुम्हारा इस तरीके से टाई हो जाए कि दोनों साइड से तुम कहीं से भी चलो, लेफ्ट साइड चलो या राइट से चलो, अगर नंबरिंग सेम मिल रही है सब्स्टिट्यूएंट को, तो जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेट में पहले आता है आप उसी को ही लोवेस्ट नंबर दोगे। तो मेरे को पता है मेरे पास इथाइल पहले आता है, इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है अल्फाबेट में। तो मैं चाहूंगी कि इथाइल को मेरा लोवेस्ट नंबर यहाँ पे मिले, तो जो मेरी नंबरिंग ब्लू वाली है वो क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। बोलो क्या कहते हो?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसका नाम बनेगा 3 इथाइल, क्योंकि इथाइल का ई पहले आ रहा है अल्फाबेट में, 5 मीथाइल हेप्टेन। तो यहाँ पे 2 रूल मैंने तुम्हें कवर करवा दिए। पहला रूल क्या है, पहले तो तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें ये चेक करना है कि आपके अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं या लोकेंट बोल सकते हो, उसको लोवेस्ट नंबर मिले। अगर मान लो दोनों साइड से नंबरिंग कर रहे हो और सेम ही नंबर मिल रहा है लोकेंट को, तो जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको आप पहले प्रायोरिटी दोगे। इतना क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। No, ma'am. No, ma'am. क्लियर? ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। चलो, अब कुछ और प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ, इसके तुम्हें क्या लिखने हैं, इसके तुम्हें आयुपेक नेमिंग लिखनी है। अब इसमें ना नंबरिंग पहले से एनसीईआरटी वालों ने कर रखी है, बट पेपर में नहीं मिलेगी। तो आप देखो, इसको मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ। आपको जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वो किस चीज की होगी, कि जो बेटा ऑर्गेनिक में फंक्शनल ग्रुप होंगे उनकी प्रायोरिटी लिस्ट आप लोगों को चाहिए होगी। समझ रहे हो मेरा बेटा? प्रायोरिटी में पहले कौन आता है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि प्रायोरिटी में कौन पहले आएगा तो उसके हिसाब से आप नंबरिंग आसानी से कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, OH दिख रहा है। OH इज योर फंक्शनल ग्रुप। देखो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे एक दो आप लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है मेरे से कि मैम OH हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा क्या? देखो, जब तक वो कंपाउंड में अकेला है तो वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, लेकिन अगर उससे हाई प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप आ गए, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लो ये ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे एक तो COH आ गया तुम्हारा और एक OH आ गया। अब तुम क्या बोलोगे, OH फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है? नहीं बोलोगे, क्योंकि इससे हाई प्रायोरिटी सीनियर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि तुम्हारा एसिड है। आप लोगों को ये चीजें मालूम होना चाहिए कि एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है अल्कोहल से। तो अब यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूट। Substitute. और जब OH Substitute. सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है तो उसका नाम हाइड्रोक्सी हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं नीचे वाले की नंबरिंग करूं तो बेटा यहां से स्टार्ट होगी। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट नंबर मिलेगा, यहाँ पे 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है, 5। पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन और Oic acid. ओइक Oic एसिड। acid. ये कब की बात है, जब आपको दिख रहा हो कि मैम यहाँ पे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, जो सीनियर मोस्ट प्रायोरिटी वाला होगा, वो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर जाएगा, और जो उसके अलावा जो भी बचेगा वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है 1 वाला, इसके अंदर सिर्फ OH है। तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिल रहा हो, तो मेरे को वो यहां से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 मीथाइल। 6 पे मिथाइल लगा हुआ है, 8 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, और 3 पे क्या है, OH है, यानी कि अल्कोहल के नाम का जो सफिक्स आएगा वो क्या आएगा, ओल आएगा। तो 6 मीथाइल ऑक्टेन 3 ओल इसका नाम हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. अब तुम क्या करोगे, नीचे वाला Yes, करोगे। ma'am. नीचे वाला करो आप लोग, नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसको तुम सॉल्व करो। ये वाला नंबरिंग तुम्हें दे ही रखी है, नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग यहां से क्यों की है मेरा बेटा, राइट हैंड साइड से क्यों की है, क्योंकि लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। अगर तुम यहां से करते तो 1 2 3 4 5, देख रहे हो, फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल जाता, ज्यादा नंबर मिल जाता। तो जो नंबरिंग करी हुई है वही एकदम करेक्ट है। कौन बताएगा, हैंड रेस करो, शाबाश।
मयंक आप बताओ। मैम हेक्सेन 2,4 डायोन। हेक्सेन 2,4, देखो 2 और 4 आपको मेंशन करना पड़ेगा कि 2 और 4 पे है, और कितने हैं 2, तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा डाइओन। ठीक है, ओन किसके लिए आया, कीटोन के लिए आया है। ठीक है, चले चलो। Yes, ma'am. अब Yes, ये वाला ma'am. क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो मेरा बेटा। अगर मैं इसको अलग से लिखती हूँ, अगर तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, इधर देखो सारे बच्चे। अब यहाँ पे आपके पास 2 दिख रहे हैं ना ग्रुप आपको, एक तो एसिड वाला दिख रहा है मेरा बेटा, और एक आपको कीटोन वाला दिख रहा है। तो एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो कीटोन वाला अब यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। तो नंबरिंग कहाँ से चालू करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले साइड से। ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग जो कार्बन होगा वहीं से नंबरिंग जो है आप स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है, ऑक्सो या कीटो, कुछ भी यूज कर लो तुम। तो 5 ऑक्सो, कितने कार्बन है 6, हेक्सेनोइक एसिड। बात बनी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो मैम, बात तो बन गई। जो ये है ना, इस पे लिख लो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये नीट में भी बहुत बार आया हुआ है, और आप कोई बात नहीं बेटा, नीट में बहुत बार आया हुआ है, और तुम्हारे एनसीईआरटी का तो है ही। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, देखो मेरा बेटा। एक रूल होता है, मैं एक और एग्जांपल भी ले लेती हूँ। एक और एग्जांपल भी ले लेती हूँ। दिख रहे हैं सबको ये तीनों एग्जांपल? चलो आओ। Yes, ma'am. अब देखो, ये 3 टाइप के एग्जाम्पल होते हैं जनरली, इस वाले जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो मेरा बेटा, मैं सबसे पहले ना बीच वाले से स्टार्ट करती हूँ। आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, जहां से मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं फिर बोल रही हूँ, Yes. आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, जहां से आपके मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। ठीक है, तो एक बात बताओ, तो इन केस ऑफ सेकेंड मुझे लेफ्ट हैंड साइड से जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं राइट हैंड साइड से चलती तो मेरे को देखो डबल बॉन्ड को 1 2 3 नंबर मिल रहा था, तो मेरे लिए तो यही बेस्ट होगा। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहला रूल समझ में आया? तो नंबरिंग तुम्हें कहां से स्टार्ट करना है, जहां पे मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। क्लियर है? तो इसका नामकरण तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, 7 कार्बन है हेप्ट। ठीक है, 4 पे क्या है डबल बॉन्ड, तो इन, और 1 आइन। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाले की नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से करोगे। Yes, ma'am. ठीक है, ये हो Yes, गया। ma'am. लेकिन अगर मान लो पहले वाला केस आ गया, अब तुम देखो, बेशक तुम राइट से चलो या लेफ्ट से चलो, राइट लेफ्ट से चलो, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को मेरे को पहला ही नंबर मिल रहा है। सभी देख पा रहे हैं 40 बच्चे? यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को मेरे को 1 नंबर मिल रहा है। अब क्या करें? तो ऐसे केस में जहां पे टाई हो जाए, मतलब दोनों साइड से जा रहे हो और पहला पहला नंबर ही मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है बेटा, वो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। ये भी आईयूपैक नेमिंग का रूल है। तो जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो डबल बॉन्ड वाले साइड से होगी। क्लियर है? Yes, ma'am. और अकॉर्डिंगली तुम इसका नामकरण कर सकते हो। क्या नाम हो जाएगा इसका? 6 कार्बन है हेक्स, ठीक है, और 2 3 नहीं, हेक्स 1 3 डाइइन 5 आइन। हाँ या ना? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? 6 कार्बन है हेक्सा यूज करते हैं हम, हेक्सा 1 3 डाइइन 5 आइन हो जाएगा। चलिए, उसके अलावा कुछ आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी नेमिंग है। यहाँ पे भी आप, मैंने सबसे वो वाले लिए हैं क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, बट तुम एनसीईआरटी में से अगर आईयूपैक नेमिंग करोगे ना,
उसके काफी सारे रूल्स दे रखे हैं और हर रूल के साथ उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। और अगर इफ यू फील ना तुम्हें ये नहीं आता है तो देखो, वैसे तो ना मैं जनरली बच्चों को प्रेफर करती हूँ स्कूल के एग्जाम्स के लिए आयुपेक नेमिंग, अगर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आती है ना तो मत करके जाओ, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन देगा बस आयुपेक नेमिंग से। तो एक क्वेश्चन के लिए तुम इतनी देर लगाओगे उसको पढ़ने के लिए जो तुम्हें आता ही नहीं है, तो मेरे को नहीं वो कहीं से सेंस करते हुए दिखाई देता। हाँ, अगर तुम्हें आता है तो रिवाइज कर सकते हो, नहीं आता है तो बेटर रहेगा कि जो चैप्टर तुम्हें आते हैं वो रिवाइज कर लो पहले, मैं यही सजेस्ट करूंगी। ठीक है, चलो अब इनके नामकरण करना है मेरा बेटा। तो इसमें भी आपको नेमिंग करते वक्त, ये तुम ही बताओगे, आपको नेमिंग करते वक्त ध्यान रखना है लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है। ठीक है, अब तुम सोचो कहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, सोचो सोचो सारे बच्चे, जहां पे भी दिमाग चल रहा है वहां पे जाओ। करो CL से सीएल से। अगर मैं सीएल से करती हूँ मेरा बेटा, तो मुझे जो सब्सिट्यूएंट है बेटा कहाँ पे मिल रहा है, 1 पे, 2 पे और 4 पे, है ना। अगर मान लो मैं दूसरी साइड से करती हूँ, लेट से यहाँ से करती हूँ NO2 से, तो 1 2 3 4 5 6, तो मुझे किस किस पे मिल रहा है, देखो 1 2 पे और किस पे मिल रहा है, 5 पे। तो ये तो गलत हो गया, बोलो रेड वाला तो गलत हो गया, क्या कहते हो। यस मैम। ठीक है, अगर तुम चाहोगे कि मैम हम तो यहाँ से करेंगे, यहाँ से, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो 1 3 और 4 पे आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि जो मैंने येलो वाले से किया है वही क्या है मेरा बेटा, करेक्ट है। ठीक है, चलो अब इसका नामकरण करते हैं। देखो कैसे करोगे, क्लोरीन का सी पहले आता है, तो क्या लिखोगे, 1 क्लोरो, है 2 4 डाई नाइट्रो, क्या है ये, बेंजीन। 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 देख रहे हो, बनी बात। 1 Yes, ma'am. क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। ये वाला करो, नेक्स्ट वाला जो मैंने बना रखा है साइड में वो करो, उसको ट्राई करो करने का। ये वाला कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, CH3 से मैम। CH3 से मिथाइल मैम। से करोगे, ओके। बाकी बच्चे देखो, यस मैम CH3। 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 CH3 से करोगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यही वही फॉलो करेगा लोवेस्ट लुकेंट रूल। अगर आप कहीं और से करते हो मेरा बेटा तो फिर वो नहीं फॉलो करेगा लोवेस्ट लुकेंट रूल। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 क्लोरो 1 मिथाइल और 4 नाइट्रो। नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, बाकी इनकी नेमिंग करके दिखाओ मेरे को, थर्ड और फोर्थ की कितना आता है तुम लोगों को। देखो इन्होंने नंबरिंग ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दी हुई है, आपको सिर्फ ये देखना है नंबरिंग इसी तरीके से हो रखी है ताकि लोवेस्ट लोकल रूल को फॉलो करे। आप मुझे उसका वो बताओ, नाम कैसे करोगे बेटा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 40 बच्चों की क्लास में सिर्फ 7 8 बच्चों ने ही पढ़ा है ये चैप्टर स्कूल में।
क्या नाम होगा इसका मेरा बेटा? 2 पे क्लोरीन लगा हुआ है तो 2 क्लोरो, 4 पे मीथाइल। और बेटा जो ये होता है ना, ये इसका एक नाम होता है, इसका मैं साइड में लिख देती हूँ इसको। इसका बेंजीन के ऊपर अगर OCH3 लगा होता है तो इसका नाम होता है एनिसोल। क्या होता है? एनिसोल। ये आपको मालूम भी होना चाहिए, एनिसोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका नाम क्या हो जाएगा। देखो 4 इथाइल, 2 मीथाइल, और इसका भी एक नाम होता है बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट NH2 जुड़ा हुआ है, एनिलीन। क्या होता है? एनिलीन। कुछ कुछ के आपको नाम जैसे पता होने चाहिए, जैसे बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, एनिलीन, एनिसोल, टोलिन, है ना? पढ़े हैं क्या ये? मैम Yes, yes, ma'am. मैम ये क्या होता है? मैम थोड़े टोलिन। पढ़े हैं। ठीक थोड़े है, पढ़े हैं। जैसे टोलिन मैं बता देती हूँ कौन कौन से पता होने चाहिए। जैसे ये क्या है तुम्हारा? बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, और जैसे इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन। ये ये हमारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं ना एनिलीन। हाँ जी, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम? जो क्लीन है उसके ऊपर हमारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं ना, किसके बेसिस पे? क्लीन के ऊपर। आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हो? मैम क्लीन के ऊपर भी हमारे वो होते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स। मेरे को आवाज नहीं आ रही है, किसी और को भी नहीं आ रही? मैम नहीं आ रही। मैम नहीं आ रही है। एक चैट लैग हो रहा है बेटा, वो इसमें को क्लियर ही नहीं समझ में आ रहा। चैट में लिख दो क्या बोल रहे हो। एनिलीन हो गया, ठीक है, और एनिसोल हो गया। ये कॉमन कॉमन है, मगर तुम्हें लगता है ना मैम हमें तो नहीं आते ये, कोई बात नहीं, जब तुम 12th में आओगे ना तो तुम पढ़ोगे ये। ठीक है, अल्कोहल फिनोल चैप्टर है भाई तुम्हारा पूरा, ये तुम्हारा फिनोल होता है। ठीक है, तो ये तुम पढ़ने वाले हो। अगर अभी याद नहीं है तो ऑर्गेनिक याद करवा देगी तुम्हें ये चीजें। ठीक है, चलो Yes, ma'am. चलो ये वाला करके दिखाओ मेरे को। आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है ABCD का। पहला है ऑर्थो इथाइल एनिसोल। क्या तुमने सुना है ऑर्थो मेटा पैरा? Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. देखो मैं तुमको बता देती हूँ, अगर बेंजीन रिंग पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कोई भी लेट से G, तो उसके साथ वाली पोजीशन के नाम बन जाते हैं। अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट के एडजेसेंट वाली पोजीशन को देखूंगी तो वो मेरी ऑर्थो पोजीशन कहलाएगी, बिल्कुल सामने वाली देखूंगी तो वो पैरा वाली कहलाएगी, और ऑर्थो के साथ वाली मेरी मेटा पोजीशन कहलाएगी। ये तभी तुम डिफाइन कर पाओगे ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। ठीक है मेरा बेटा, चलिए। Yes. तो इसने बोला है ऑर्थो इथाइल एनिसोल। एनिसोल तो एनिसोल तो अभी मैंने तुम्हें यहाँ पे लिखा भी हुआ है तुम्हारे सामने, ये होता है ऑर्थो, यानी कि या तो ये कहीं भी लगा दो इथाइल। ये लो बन गया। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम यस मैम। यस मैम बी वाला बनाओ। पैरा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन क्या था? ये पैरा पोजीशन उसके बिल्कुल सामने वाली, और क्या लगा हुआ है उस पे? नाइट्रो। बस खत्म। ठीक है, आगे देखो सी वाला थोड़ा अच्छा है। 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। पहले तो पेंटेन बना लो, पेंटेन आता है ना बनाने, 5 कार्बन बना लो। नंबरिंग कर दो अपनी मर्जी से कहीं भी। ठीक है, अब देखो 2 और 3 पे क्या लिखा हुआ है? ब्रोमीन, हमने भी लगा दिया। 1 पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल, हमने भी लगा दिया। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, इसकी वैलेंसी पूरी कर लेना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन।
तो सबसे पहले तो तुम लोग बेंजीन बनाओ और अपनी मर्जी से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 कर दिया। अब 4 पे देखो क्या लगा हुआ है, इथाइल, तुम भी लगा दो इथाइल। 1 पे फ्लोरीन लगा हुआ है, तुम भी लगा दो। 2 पे नाइट्रो लगा हुआ है, तुम भी लगा दो। बोलो क्या कहते हो, बन गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो बन जाएंगे ये। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है। देखो मैं थोड़ा सा इसमें तुम्हें एक्सप्लेन भी करूंगी। देखो मेरा बेटा, ये कैसा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना पहले तो। वो कह रहा है यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन। कर्व्ड एरो नोटेशन क्या होती है, मालूम है किसी को? पहले तो ये बताओ इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट। पहला कर्व्ड एरो क्या होता है, दूसरा इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, एंड तीसरा हिट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। देखो मैं बताती हूँ, जिसको मालूम है हैंड रेज कर लो। किस किस को पता है? बस 1 2 बच्चों को, नैतिक ध्रुव को। क्यों भाई, बाकी ने पूरे साल मजा किया क्या स्कूल में? ऑर्गेनिक अभी हुई नहीं है। हुई नहीं है? पेपर कब से है रूपांजल? मैम फेब में या मार्च में हो जाएंगे। तो अभी तक सिलेबस ही नहीं हुआ? नो मैम। ओके देखो बेटा, केमिस्ट्री में ना ये 3 टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होती है, सबस्ट्रेट, रिएजेंट और इंटरमीडिएट। सबस्ट्रेट क्या होता है, तुम्हारा रिएक्टेंट ही होता है, जिसपे रिएक्शन होने वाली होती है ऑर्गेनिक में। रिएजेंट क्या होते हैं, रिएजेंट रिएक्ट करता है रिएक्टेंट के साथ, ठीक है। रिएक्टेंट होगा, रिएजेंट होगा, रिएजेंट कोई भी हो सकता है। अभी तुमने ऑर्गेनिक में कम से कम 100 रिएजेंट पढ़ोगे तो वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा। और जब रिएजेंट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो उनमें हो सकता है कि आपके कुछ इंटरमीडिएट्स बने। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते, तो वो कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं और फिर वापस वो आपको क्या मिल जाता है, बेसिकली प्रोडक्ट मिल जाता है। इंटरमीडिएट्स कौन कौन से टाइप के तुमने सुना होगा, कार्बोकेटाइन है ना, कार्बोनाइन, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्री रेडिकल सुना होगा। Yes, ma'am. यही 3 आप मेजॉरिटी बेसिस पे डील करते हो ऑर्गेनिक में। इसके अलावा भी होते हैं, कार्बीन होता है, नाइट्रीन होता है, बेंजाइन होता है, ये भी आपके इंटरमीडिएट्स होते हैं। बट केमिस्ट्री में आप जो है ये पढ़ते हो। कार्बीन थोड़ा सा आता है 12th क्लास में एक नेम रिएक्शन में, बाकी मेनली आप ये 3 पढ़ते हो, ठीक है। अब बात आती है ये कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं, समझ रहे हो? इतना मतलब इतना समझ में आ गया, हटा दो इसको। सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है। तो ऑर्गेनिक में बेटा ऐसा नहीं होगा कि तुम रिएक्टेंट ले रहे हो प्रोडक्ट बन जा रहा है, नहीं, उसके बीच में कुछ बनेगा, इंटरमीडिएट्स बनेंगे वहां पे, और उसके बाद तुम्हारा प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। और यही इंटरमीडिएट पे सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिकी हुई है। तो ये तो बहुत डेप्थ में जाके आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा 2 टाइप की क्लीवेज होती है, कौन कौन सी? होमोलिटिक क्लीवेज और बोलो Heterolytic. Heterolytic cleavage. हिट्रोलिटिक क्लीवेज। चलो, हिट्रोलिटिक क्लीवेज होती है और एक होमोलिटिक क्लीवेज होती है। देखो देखो, मान लो मेरे पास ए बी कोई कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। तो हिट्रोलिटिक क्लीवेज कब होती है, जब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, ठीक है। तो बेसिकली आप सबको पता है मेरा बेटा कि जो ये बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है ना। अगर मान लो लेट अस कंसीडर कि मेरी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी की तरफ शिफ्ट होगी। अगर मान लो मैं क्लीवेज करा रही हूँ, बॉन्ड को ब्रेक करा रही हूँ, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am.
Yes, ma'am. तो यहाँ पे Yes, मेरे ma'am. पास क्या होगा, बी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ए ने देने दिया तो इसके ऊपर Positive. तो हिट्रोलिटिक जब आप क्लीवेज कराते हो ना, तो वहीं पे आपकी कार्बोकेटाइन कार्बन आयंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है मेरा बेटा। ही होमोलिटिक क्लीवेज क्या होती है, मान लो मेरे पास ए बी कोई मॉलिक्यूल है, आपको पता है, इधर देखो मेरा बेटा, इधर देखो, जनरली जो होमोलिटिक क्लीवेज होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, या हाई बहुत हाई टेम्परेचर दे रखो तभी होती है। आपको बताइए ये बॉन्ड क्या बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। तो होमोलिटिक में हम हाफ एरो से दिखाते हैं, और हम ऐसे हाफ एरो का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन ए रख लेगा और एक क्या रख लेगा, बी रख लेगा। तो बेसिकली होमोलिटिक क्लीवेज से आपकी क्या बनता है, रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है, और हिट्रोलिटिक क्लीवेज से आपकी कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन की फॉर्मेशन होती है। बोलो। Yes, ma'am. और ये इसी तरीके से इंटरमीडिएट आपके फिर बनते हैं। ठीक है, ये होती है होमोलिटिक और हिट्रोलिटिक क्लीवेज। इतना समझ में आया? चलो, अब तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आएगा मैं क्या बोल रही थी। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास ना 3 कंपाउंड मतलब 3 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, आपको ये बताना है किस तरफ जो है एरो की आप डायरेक्शन दिखाओगे। समझ आ गई? किस तरफ आप एरो की डायरेक्शन दिखाओगे। ठीक है जी। चलो, Yes, ma'am. हिट्रोलिटिक क्लीवेज दिखानी है, मैं इन सबको हटा दे रही हूँ। चलो, पहला है ये तुम्हारा CH3 के साथ HCH3 है, बी में है CH3 के साथ CN, और सी में है CH3Cu। चलो आप देखो किस तरीके से कि कौन सी साइड पे आप वो कराओगे, बॉन्ड ब्रेक कराओगे, ये आपको बताना है। ओके, कौन बताएगा मुझे, ए वाले में कौन सी साइड से कराऊं? रीजॉइन कर लो बेटा। नैतिक कहाँ से कराऊं बेटा? वेरी गुड ध्रुव। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा आप बताओ, ए वाले में मैं कौन सी साइड कराऊं? मैम ए वाले में SCH की तरफ एरो लगेगा। वेरी गुड। देखो, कार्बन और सल्फर कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सल्फर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसकी तरफ शिफ्ट होगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो मेरा कार्बोकेटाइन है वो CH3+ मिल जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? यस मैम। ये बहुत बेसिक चीजें है ना। बी वाले में देखो, बी वाले में ध्रुव में कौन सी साइड ब्रेक करवाऊं बेटा? मैम CN की तरफ जाएगा। CN की तरफ। क्यों? देखो यहाँ पे जो ये कार्बन है वो sp3 है, और ये कार्बन sp है, और आपको पता है परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इसकी तरफ जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे CH3+ मिलेगा और CN नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, आगे देखो किस साइड ब्रेक करवाऊं मैं, नगेश? कॉपर की साइड या मिथाइल कार्बन की साइड? CH3। CH3 की साइड, क्योंकि बेटा कॉपर और कार्बन में से कॉपर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, ठीक है, कार्बन से। तो बॉन्ड को आप इसकी तरफ दिखाओगे, तो CH3 नेगेटिव प्लस कॉपर पॉजिटिव। ठीक है, पता चला किस तरीके से हिट्रोलिटिक क्लीवेज करानी है, किस साइड करानी है। Yes, ma'am. चलो,
उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का, सुना है सबने? यस मैम। आप देख रहे हो Yes, ma'am. अभी अपन ने कितने 1 घंटा भी नहीं हुआ क्लास को स्टार्ट किया और इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के रिवाइज हो चुके हैं। नो डाउट पूरा चैप्टर नहीं होगा बट यस कुछ तो होगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है, जस्टिफाई करना है कौन से मॉलिक्यूल मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे और कौन से न्यूक्लियोफाइल। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, जिनको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल वो वाले कंपाउंड्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. दूसरा मैं Yes, बोल सकती ma'am. हूँ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तीसरा मैं क्या बोल सकती हूँ? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। Yes, ma'am. और क्या बोल Yes, सकती हूँ? ma'am. उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये वाले Yes. कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि आपका जो भी मॉलिक्यूल या आयंस होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और इनको हम लुईस एसिड भी बोलते हैं। लुईस एसिड का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। Electron accept करें. क्या ये 4 क्राइटेरिया समझ में आया तुम लोगों को? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. Yes, बहुत बढ़िया। ma'am. Ma'am. अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो ये न्यूक्लियस लविंग होंगे, या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगी, Yes, ma'am. या Yes, मैं ये ma'am. भी बोल सकती हूँ इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, Yes, ma'am. यस या मैम। मैं ये भी बोल सकती हूँ ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होंगी। यस मैम। बस ये क्राइटेरिया, ठीक है। अब तुम्हारे सामने कुछ लिखा हुआ है, क्या तुम पहचान पाओगे कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है? चलो पहचानो, जल्दी से पहचानो, पहचानो पहचानो, शाबाश। मैम NO2 एक मिनट बेटा, एक मिनट, इलेक्ट्रोफाइल। नहीं 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 ऐसे नहीं बताना, हैंड रेस करो। हैंड रेस करो जिसका हो रहा है, शाबाश। बाकी बच्चे 7 स्टूडेंट 8 स्टूडेंट्स ने अपना हैंड रेस कर लिया, बहुत बढ़िया। अप्सरा आप बताओ। मैम न्यूक्लियोफाइल एक HS नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल को बेटा तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल को हम ऐसे भी दिखाते हैं, देखो ऐसे करके, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वही इलेक्ट्रोफाइल होंगे, दिखाने का तरीका है। BF3 क्या होगा बच्चों? Electrophile. इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि Electrophile. 6 इलेक्ट्रॉन है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। थर्ड वाला बताओ, इथोक्साइड आयन बोलते हैं इसको। न्यूक्लियोफाइल। Nucleophile. ट्राइमिथाइलअमीन, Nucleophile. Cl पे पॉजिटिव, Electrophile. ये वाला बताओ, Electrophile. NH2 नेगेटिव, Nucleophile. वेरी गुड। Nucleophile. सोनियम आयन, Electrophile. Electrophile. ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा इसके मैंने आंसर भी दे दिया, अरे नहीं ये नहीं होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। आपको देखो क्या बोला है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग। यू नो द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? जहां पे वो वाला आपको ढूंढना है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही हो, मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा हो, वो वाली साइट आपको ढूंढनी है, ठीक है। तो पहला देखो ये है तुम्हारे पास, ठीक है। दूसरा ये है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में देखो कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, सोचो।
कौन सा होगा मेरा बेटा? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लेके जाएगा, तो इस कार्बन पे क्या आने वाला है बताओ? पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला जो कार्बोनिल वाला कार्बन है ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से न्यूक्लियोफाइल को बड़ा ही प्यार है। इलेक्ट्रोफाइल लव्स न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ही इसको दिखेगा ना, अगर मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल भैया जी आ रहे हैं, उसको जैसे ही दिखेगा ना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, अटैक मारेगा। ठीक है, चलो सेकंड वाले में देखो कौन सा वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ लेकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज जो है डेवलप हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आयोडीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। क्लियर है? यस मैम। Yes. तो अभी तक मैंने जो आपको समझाया है बेसिकली वो किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, जितना मैंने कराया ना इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है तुम्हारे पेपर में। देखो, आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, आपको आयुपेक नेमिंग के रूल्स मालूम होने चाहिए, जितने मैंने बताए हैं। वैसे तो उसके अलावा भी और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जितने बताए हैं उतने तो आपको करने ही करने हैं। उसके अलावा तुम्हें होमोलिटिक क्लीवेज, हिट्रोलिटिक क्लीवेज, इंटरमीडिएट्स, ये इनके बारे में मालूम होना चाहिए। उसके अलावा स्ट्रक्चर बनवा के वो तुमसे पूछ सकते हैं, एंड बस उसके अलावा तो मैंने कुछ और बताया नहीं है, यही बताया है। इसके बाद मेरा बेटा जो तुम्हारे मेन चीजें स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जीओसी। इससे पहले जो तुम लोग पढ़ते हो वो बेसिक होता है। मैंने तुम्हें बताया ना क्लास के स्टार्ट होने पे कि आप मेजरली 3 इफेक्ट्स पढ़ते हो, इंडक्टिव और आपका रेजोनेंस एंड एक आपका हाइपर कंजुगेशन। ये वाले 3 इफेक्ट्स को हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में पढ़ते हैं। ये परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं। परमानेंट इफेक्ट्स का मतलब जहां पे हमेशा ये इफेक्ट्स लगते ही लगते हैं। अगर जो कंडीशन है जो मैं बताऊंगी वो रहती है मॉलिक्यूल में तो ये इफेक्ट्स लगते हैं। टेम्परेरी इफेक्ट्स ये होते हैं, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट होता है, जिसको आप थोड़ा बहुत एनसीईआरटी ने कुछ 6-7 लाइनों में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को। मेन इसका आप यूज ग्रेड 12 में करते हो, तो बेसिकली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं 3 जो अपने पास आज का जो थोड़ा बहुत अभी लेक्चर बचा है वो, और जो आने वाले 2 लेक्चर और है ना, या फिर 2 लेक्चर और है, तो उसमें मैं यही तीनों टॉपिक के बारे में ही कुछ कुछ बताती हुई आपको दिखाई दूंगी। ठीक है, आपको भी मेक श्योर करना है कि घर से पढ़ के आओ, ऐसे नहीं तो यहाँ पे आओगे तो सो जाओगे। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो क्या इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में तुम लोगों को मालूम है क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। मैम क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट में? मैम मूवमेंट होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की अलोंग द कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड एट वन एंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे ना मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाती हूँ, आई होप समझ में आ जाएगा। देखो मान लो मेरे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है। पहले तो ध्यान रखना यहाँ पे पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं होता, जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होता है। गेटिंग माई पॉइंट? और बेटा इंडक्टिव इफेक्ट वहीं पे लगता है जहां पे पोलैरिटी होगी, या मैं ये भी बोल सकती हूँ जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देयर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो अगर मेरा बेटा तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ा दिखाई दे रहा हो तो कार्बन, यहाँ पे देखो क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन हमें पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आजा भाई आजा। और अगर ये अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा। यस मैम। मैं फिर बोल रही हूँ, कब पार्शली नेगेटिव चार्ज आता है, कब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आता है? जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का तब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आता है। जब आपका सिर्फ अट्रैक्शन होती है, कोई चीज को अट्रैक्ट कर रहा है,
तब वहां पे आपका पार्शियल चार्ज वहां पे आप दिखाते हो। तो कार्बन पे क्या आएगा, पार्शली पॉजिटिव आएगा, क्योंकि भाई उसी से उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हो तुम लोग। गेटिंग माय पॉइंट। अब जैसे ही कार्बन पे मेरा बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, देख रहे हो, अब क्लोरीन तो है ही इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब एक बात बताओ, वो सबसे ज्यादा कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, ये वाले। अब ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो कहेगा भाई मेरे को भी चाहिए, ये खींचेगा फिर यहां से, तो इस पे भी चार्ज डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, दो पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ये वीक हो चुका है, वीक, कम पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये इससे खींचेगा। तो बेसिकली आप कहना क्या चाह रही हूं मैं, कि क्लोरीन की जो ताकत का जो जिस मतलब क्लोरीन का जो इफेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा इस वाले कार्बन पे पड़ेगा, क्योंकि इस वाले कार्बन से डायरेक्ट क्लोरीन अटैच है। जैसे जैसे तुम पीछे पीछे दूर दूर जाते जाओगे, तो जो क्लोरीन का प्रभाव है, जो क्लोरीन का पावर है, वो कम होता जाएगा इन सब, बाकी धीरे धीरे दूर जाते जाओगे तो। क्या कहते हो? यस मैम। इसीलिए मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो पार्शली, यस, इट कैन नेग्लेक्ट आफ्टर 3 to 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है मेरा बेटा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, इफेक्ट एकदम नेग्लिजिबल होता जाएगा। अब तुम देख रहे हो इस वाले कार्बन पे ज्यादा है भाई साहब उसका प्रभाव, उसका पावर, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे कम होता जाएगा। तभी मैंने इसको किससे दिखाया है, दो पॉजिटिव चार्ज से दिखाने का मतलब क्या है, यहाँ पे वीक हो चुका है, और वीक होगा, और कार्बन दिखाओगे तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या तुम अब ये डेफिनेशन समझे जो मयंक ने भी बोली थी, इट इज अ परमानेंट पोलराइज। अगर देखो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट जरूर ऑपरेट होने वाला है। तो इट इज अ परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कार्बन चेन एज अ रिजल्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सेकेंड वीक इफेक्ट है, क्योंकि देखो डिस्टेंस के साथ साथ कम हो जा रहा है। समझ में आई ये वाली चीज? यस मैम। ये देखो वही बोल रहा है, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। फोर्थ बोल रहा है, इट इज इनसिग्निफिकेंट आफ्टर 3 कार्बन एटम्स। तो बस इंडक्टिव इफेक्ट को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें ये 4 बातों का मालूम होना चाहिए, बस। बाकी तो तुम लोगों अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, बोलो। यस मैम। उसके बाद बेटा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो प्लस आई और एक और एक माइनस आई। अब बेटा कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जो प्लस आई दिखाएंगे इफेक्ट, कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जो माइनस आई दिखाएंगे। ऐसे वाले ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, देख रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे, ऐसे वाले ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेंगे। और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचना पसंद करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे, वो आपके माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, यस मैम। यस मैम। यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार इसको तुम पढ़ भी सकते हो। चलो, Yes, अब ma'am. मैम कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस आई दिखाएंगे, कौन कौन से ऐसे हैं जो माइनस आई दिखाएंगे? तो बेटा जो हमारा हाइड्रोजन होता है ना, उसका इंडक्टिव इफेक्ट हम कंसिडर करते हैं 0, और इसी को ही रेफरेंस मान के हम बाकी सबका क्या निकालते हैं कि कौन इससे मतलब लाइक अगर कोई इससे ज्यादा स्ट्रोंगली ऐसा होगा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सर्ट करेगा, वो माइनस आई वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, और जो इससे ज्यादा ऐसा कोई ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करे, वो प्लस आई वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली एक सीरीज डिटरमाइन की गई है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक सेकेंड, एक मिनट। ओके, मैंने कोई दूसरी स्लाइड लगा दी है बच्चों यहाँ पे, आई गेस। एक मिनट दो मेरे को।
एक मिनट बेटा, कुछ तो दिक्कत हुई है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, चलो इसमें कर लेते हैं, ठीक है। वैसे भी टाइम होने वाला है। देखो मेरा बेटा, तो यहाँ पे ना एक सीरीज आपको दिखाई दे रही है, दिख रहा है आप लोगों को ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये आपकी सीरीज क्या है, ध्यान से देखो, ये माइनस आई इफेक्ट, ये वाले ग्रुप ऐसे जो माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, और इनको मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली सीरीज में लगाया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो मेरा बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ये पॉजिटिव चार्ज वाले, एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, ठीक है। अब तुम ध्यान से सोचो, अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नाइट्रोजन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब वो तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना चाहेगा, क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, तो वो क्या दिखाएगा, अपना माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद NO2 क्या होता है, तुम्हारा जो नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये भी क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन। अब मैम ये सारा हमें लर्न कर रहा है? नहीं, सारा नहीं करना, मैं लर्न करवाऊंगी तुम्हें। उसके बाद सल्फोनिक ग्रुप होता है, ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। यहाँ पे देखो CN है, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है। उसके बाद एल्डिहाइड खींचता है, कीटोन खींचता है। इधर देखो मेरा बेटा, एल्डिहाइड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो खींचेगा ना, कहेगा भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, खींचने की पावर, खींचने की टेंडेंसी रखेगा। कीटोन खींचने की टेंडेंसी रखेगा। एसिड, एस्टर भी खींचने की टेंडेंसी रखता है, अमाइड भी। और ये फिर तुम्हारे हेलोजन्स आ जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन के बाद ऑक्सीजन की बारी आ जाती है, क्लियर है। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा एल्काइन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा ये भी। देख रहे हो मेरा बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे तुम्हारा क्या है, फिनाइल है। अब तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो क्या, फिनाइल जो ये आपका एल्काइन है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है फिनाइल से। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और ये sp2 है, ठीक है, और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दैट इज वाई ये आगे लगा हुआ इससे, ठीक है। और अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, जो ये डबल बॉन्ड वाला है वो फिनाइल से पीछे है, इसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो? ये भी कार्बन sp2 है, तो यहाँ पे आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। वैसे कोई पूछेगा नहीं आप लोगों से, ये तो मैं सिर्फ थोड़ा समझाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 6 कार्बन है जो sp2 है, यहाँ पे 2 है, तो किसका ज्यादा स्ट्रोंगली माइनस आई होगा, फिनाइल का, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. इस तरीके से थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, जैसे देखो यहाँ पे जो सर्कल लगे हुए हैं वो आपको पहचानना है कि प्लस आई दिखाएंगे, माइनस आई दिखाएंगे। तो CH3 का देखो क्या इफेक्ट होगा, Plus I. प्लस आई होगा, क्योंकि ये देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये बेसिकली sp3 है। तो प्लस आई वाले कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, तो CH3 अपना प्लस आई दिखाएगा। फ्लोरीन क्या दिखाएगा अपना, माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई। माइनस आई, वेरी गुड। अब ये देखो ये वाला ग्रुप क्या दिखाएगा, CH2 CH3 Plus I. Plus I. क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि sp है, ये sp3 है, समझ गए ना। तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, वहां पे आप इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखोगे, ठीक है। जैसे ये देखो, इधर नजर मारो, आपके पास ये 3 दिए हुए ABC, आपको बताने हैं किसका सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ही क्या होगा, Plus I. Okay.
ये Plus तभी समझ में आएगा जब आप लोगों ने ये थोड़ा सा बेटा पढ़ रखा होगा, या नहीं भी तो जितना मैंने अभी क्लास में समझाया है वो भी तुमने ध्यान से सुना है तो कर लोगे। क्योंकि एक बार देखो ना बेटा, यहाँ पे 3 कार्बन है देने वाले, इस पूरे ग्रुप की बात कर रहा है वो, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, सेकंड वाले में देखो किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, सी वाले में होगा, क्योंकि देखो ना 3 मिथाइल ग्रुप है देने वाले, ध्यान से देखो yes, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 1 है, तो इसका ज्यादा होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है देखो, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीटियम में अगर तुम ये सीरीज देखोगे, ये देखो, ये तो थी माइनस आई की सीरीज, ये प्लस आई की सीरीज है, तो देखो ना एक्सपेरिमेंटल जो सीरीज आई है, इसमें जो ट्रीटियम, अगर मैं हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रीटियम का करूं, हाइड्रोजन का तो मैंने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट तुम कंसिडर करोगे 0, ट्रीटियम का इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, उससे कम डी का, एच का तो 0 ही होता है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे देखो किसका ज्यादा होगा, ट्रीटियम वाले का, फिर ड्यूटेरियम का उससे कम, और हाइड्रोजन का उससे कम। ठीक है, ओके। अब ये क्या होगा देखो, O नेगेटिव, H नेगेटिव और CH2 नेगेटिव, इन सब का प्लस आई इफेक्ट होगा। पूछो क्यों मैम? मैम ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इनका कैसे प्लस आई होगा? अरे मेरा बेटा देखो, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो अब एक बार बताओ, ये खींचना चाहेंगे देना चाहेंगे? सोचो। देना चाहिए। देना चाहेंगे। और सबसे अच्छा कौन देना चाहेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ऑक्सीजन तो कहेगा भाई मैं तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ, मैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को होल्ड करके रखूंगा, मैं तो नहीं देने का। कार्बन कहेगा हाँ मैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ, मैं दे दूंगा। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ प्लस साइन। नीचे वाले में देखो सब कुछ सेम है, यहाँ कार्बन है या सिलिकॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम होती है? सिलिकॉन की। यस मैम। Yes, ma'am. प्लस साइन दिखाएगा। फिर आया थोड़ा बहुत समझ में क्या बोल रही हूँ? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ऐसे वाले ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देना जानते हैं वो प्लस आई दिखाएंगे, जो खींचना जानते हैं वो माइनस आई। ठीक है जी, वो टेबल का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन माइनस आई दिखा रहा है। ठीक है, उसके अलावा मैंने क्या बोला, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, यू नो ना, एल्काइल ग्रुप मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, अब Yes, यहाँ ma'am. पे देखो आपको माइनस आई इफेक्ट कंपेयर करना है, तो तुम कर सकते हो, किसका ज्यादा होगा? फ्लोरीन का यस मैम। सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम क्लोरीन, फिर कम ब्रोमीन, और आयोडीन का सबसे कम। यहाँ पे देखो आपको कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब समझते हो? जो चीज आपको अलग लग रही है उसके बेसिस पे यू हैव टू कंपेयर। अब यहाँ पे देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है बताओ? डबल वन। Double bond वाला. डबल है ट्रिपल? ये sp है, ये sp2 है, कौन सा वाला होगा? sp2. sp वाला। अरे बाबा, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई। Yes, ma'am. अब तुम बताओ cn का ज्यादा होगा या ch? CN। Yeah. cn का, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से करना, ये भी तुम कर सकते हो। ठीक है, Yes, ma'am. ये तो अभी कराया मैंने तुम लोगों को। तुम लगाओ, ऑर्डर लगाओ। चलो तुम्हें 1-2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट ये ऑर्डर लगाओ। और कल का तुम्हारा रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ के आओगे जितना तुम्हें आता है, और रेजोनेंस पढ़ के आओगे। ठीक है, कल तुम्हारा ये काम है। लगाओ लगाओ, किसकी तरफ किसका माइनस आई ज्यादा होगा, फटाफट से करो। बहुत कम बच्चे बेटा रिस्पोंड कर रहे हैं, मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी ने नहीं पढ़ी जीओसी, और नहीं भी पढ़ी कोई बात नहीं, मैं समझा तो रही हूँ।
क्या आएगा फर्स्ट पे, किसका ज्यादा होगा, फिनाइल का या इसका एल्कीन का? फिनाइल। फिनाइल का। सेकंड में एल्काइन का, फिनाइल का? एल्काइन। एल्काइन। और थर्ड में अगर मैं ABC नाम दूं तो सबसे ज्यादा इसका होगा A का, क्योंकि देखो फ्लोरीन भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर C का और लास्ट में B का। यस मैम। इसमें देखो ABC सी। सबसे ज्यादा A का, C का नहीं बेटा, क्योंकि A में नाइट्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर C, फिर B। ठीक है। प्लस I का देखो, देखो अभी मैंने बताया था ना, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा क्या होगा तुम्हारा, प्लस I होगा। क्या तुम्हें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन देखने आते हैं? नो मैम। बड़ी कितने आसान से कह रहे हैं मैम, में यस यस मैम। यस आने मैम। चाहिए मेरा बेटा। देखो जैसे मान लो लेट्स से ये मेरे पास ये है, इधर आओ। ठीक है, आपको सिर्फ ये चेक करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, मुझे इसका डिग्री पता लगाना है, वेदर दिस कार्बन इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो ये वाला कार्बन आपको जस्ट ये चेक करना है कितने कार्बन से अटैच है। तो कितने से अटैच है, 1 2 3 4। तो ये क्वाटरनरी कार्बन है, 4 कार्बन से अटैच है ना, देख रहे हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे H लगा दूं, मान लो मैं यहाँ पे H लगा दूं, अब ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो ये टर्शरी हो गया। ये कितने कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन देखो 2 से अटैच है, एक इससे और एक इससे, सेकेंडरी हो गया। ये वाला कार्बन कितने से अटैच है, 1 से, तो ये प्राइमरी हो गया। ये वाला कार्बन कितने से अटैच है, 1, बिल्कुल बाजू वाला देखना है, प्राइमरी। ये वाला भी प्राइमरी। ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, करके क्या आना है तुम्हें, करके क्या आना है, बाकी मैं एक तो ये क्वेश्चन करके आना तुम्हें इसका प्लस आई और माइनस आई बताना है। जो ये सर्कल है ग्रुप में, कौन प्लस आई शो करेगा, कौन माइनस आई। फिर कल मैं इसके आंसर मैच कराऊंगी, अभी ये मैं हटा दूंगी स्लाइड से, फिर ऐसे तुम देख लोगे। ठीक है, तो ये करना है। कल मैं इंडक्टिव इफेक्ट में थोड़ी और चीजें बताऊंगी तुम लोगों को। बेटा देखो ये तभी फायदा होगा क्लास का अगर तुम्हें कुछ थोड़ा सा आता है तो। ठीक है, कुछ कुछ तो आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक, पेपर में खाली तो नहीं छोड़ के आओगे ना। ठीक है, और जितना मैंने पढ़ाया है वो घर से रिवाइज करके आओगे। ठीक है जी, बस यही काम है तुम्हारा।